अंजलि काम के बाद मेट्रो में क्रोशिया के स्कार्फ बेचती थी। कंपनी में कोई नहीं जानता था कि वह सच में कौन थी। कोई उसे देखता नहीं था। लेकिन उस दिन उसके करोड़पति बॉस ने उसका पीछा किया था। वह दूर खड़ा देखता रहा, विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसे देखकर जो महसूस हुआ उसने सब बदल दिया, और अगले दिन जो पेशकश की उसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। 9वीं मंजिल पर अंजलि झाड़ू लगा रही थी जब सूट में एक आदमी फोन पर बात करता हुआ गुजरा। उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं, अपनी आवाज भी धीमी नहीं की। वह ऐसे चलता रहा जैसे वह अदृश्य हो, और शायद वह थी भी। उसे शिखर होल्डिंग्स की इमारतों में सफाई करते 3 हफ्ते हो गए थे, और कोई उसका नाम नहीं जानता था। कोई पूछता नहीं था, कोई दिलचस्पी नहीं लेता था। वह सफाई वाली थी, ग्रे वर्दी वाली औरत जो सिर्फ कूड़ेदान खाली करती और बाथरूम साफ करती थी। यह जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा दुखदाई था। इसलिए नहीं कि उसे उम्मीद थी कि कोई उसे दोस्त की तरह मानेगा, बल्कि इसलिए कि वह भूल गई थी कि एक इंसान के तौर पर व्यवहार किया जाना कैसा लगता है। उसने झाड़ू लगाना खत्म किया और अपनी ट्रॉली अगले गलियारे की ओर धकेली। 2 औरतें एक ऑफिस से एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करती हुई निकलीं। उनमें से एक लगभग ट्रॉली से टकरा गई, लेकिन उसने यह देखने के लिए मुड़कर भी नहीं देखा कि उसे कौन धकेल रहा था। बस उसे किनारे से निकल गई और बात करती रही। अंजलि ने अपने होंठ भींचे, गहरी सांस ली और सफाई करती रही। जब दोपहर के खाने का समय हुआ, उसने सारा सामान सफाई कक्ष में रखा और कर्मचारियों के विश्राम कक्ष में चली गई। यह इमारत के पीछे एक छोटा सा कमरा था जिसमें 2 प्लास्टिक की मेजें और एक पुरानी कॉफी मशीन थी जिसे कोई इस्तेमाल नहीं करता था। वह वहां अकेली खाती थी, हमेशा अकेली। वह जानती थी कि पहली मंजिल पर एक भोजन कक्ष था जहां कर्मचारी इकट्ठा होते थे, जहां वे हंसते थे और खाना साझा करते थे। लेकिन वह कभी नहीं गई थी, इसलिए नहीं कि उसे डर लगता था, बल्कि इसलिए कि वह जानती थी कि वह वहां फिट नहीं होगी। वे महत्वपूर्ण बातों, मीटिंगों और ग्राहकों के बारे में बात करते थे। वह सिर्फ वही साफ करती थी जो वे छोड़ जाते थे। उसने अपने बैग से चावल और दाल का एक टिफिन निकाला, उसे धीरे से खोला, चुपचाप दीवार पर लटकी घड़ी को देखते हुए खाया। काम पर लौटने में 20 मिनट बचे थे। 20 मिनट जिसमें वह बिना निगरानी के, बिना जज किए जाने के, बिना कुछ भी महसूस किए सांस ले सकती थी। लेकिन एक और चीज थी जो उसे जिंदा रखती थी। कुछ ऐसा जो उस इमारत में कोई नहीं जानता था। कुछ ऐसा जो वह हर दिन अपने हरे कैनवास बैग में रखती थी, जिसे वह अपने लॉकर में रखती थी। वह बैग उसका रहस्य था, उसका असली उद्देश्य, हार न मानने का उसका एकमात्र कारण। उसने खाना खत्म किया और सिंक में टिफिन धोया। उसने दागदार शीशे में अपना अक्स देखा। वह थकी हुई लग रही थी, जितना 26 साल की उम्र में दिखना चाहिए, उससे ज्यादा। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। कुछ घंटों में वह वहां से निकल जाएगी और फिर से वही होगी। शाम 5:30 बजे उसकी शिफ्ट खत्म हो गई। उसने अपनी वर्दी उतारकर एक सादी ब्लाउज और जीन्स पहन ली। उसने अपना कैनवास बैग लॉकर से निकाला। वह काफी भारी था, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। वह इमारत के पिछले दरवाजे से बाहर निकली, जो कूड़ेदानों की ओर जाता था। वह कभी सामने से नहीं निकलती थी। वह महत्वपूर्ण लोगों के लिए था। वह मेट्रो स्टेशन की ओर तेजी से चली। सड़कें भरी हुई थीं। रेहड़ी पटरी वाले सौदे चिल्ला रहे थे। दफ्तर जाने वाले बस पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे। छात्र हेडफोन लगाए चल रहे थे। कोई उसे नहीं देखता था, किसी को उसकी परवाह नहीं थी। वह बस परिदृश्य का हिस्सा थी। वह राजीव चौक स्टेशन पहुंची और सीढ़ियां उतरी। नम मिट्टी और तले हुए पकवानों की गंध हमेशा की तरह उसे लगी। उसने टर्नस्टाइल पार किया और उस गलियारे की ओर चली जिसे वह अच्छी तरह जानती थी। वह जगह जहां वह हर शाम अपनी अस्थायी दुकान लगाती थी, वह जगह जहां वह अदृश्य होना बंद कर देती थी। इसी बीच शिखर होल्डिंग्स की 15वीं मंजिल पर विक्रम सिंह अपने डेस्क पर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर रहा था। वह 42 साल का था। वह कंपनी का मालिक था, करोड़पति, सफल, वह सब कुछ जिसकी लोग उससे उम्मीद करते थे। लेकिन वह कुछ ऐसा भी था जिसकी कोई उम्मीद नहीं करता था। वह बहुत ध्यान देने वाला था। विक्रम अपनी कंपनी के हर कर्मचारी का नाम जानता था, वित्तीय निदेशक से लेकर सप्ताहांत में काम करने वाले सुरक्षा गार्ड तक। वह जानता था कि कौन जल्दी आता है, कौन देर तक रहता है, किसे घर में परेशानी है। इसलिए नहीं कि वह दखल देने वाला था, बल्कि इसलिए कि उसे परवाह थी, क्योंकि उसने इस कंपनी को जमीन से खड़ा किया था और उसके लिए वहां काम करने वाला हर व्यक्ति मूल्यवान था, जिसमें नई सफाई कर्मचारी अंजलि भी शामिल थी। उसका नाम अंजलि था। उसने उस सूची में देखा था जो मानव संसाधन विभाग उसे हर बार किसी को काम पर रखने पर भेजता था। अंजलि सोलिस, 26 साल,
शाम की पाली के लिए सफाई कर्मचारी के रूप में नियुक्त। विक्रम ने उसे गलियारों में कई बार देखा था, हमेशा सिर नीचे किए हुए, हमेशा सफाई उत्पादों से भरी उस ट्रॉली को धकेलते हुए, हमेशा अकेली। और उसने कुछ अजीब देखा था। अंजलि कभी दूसरों के साथ दोपहर का भोजन नहीं करती थी, कभी अपने अवकाश के दौरान इमारत से बाहर नहीं जाती थी। वह कर्मचारियों के विश्राम कक्ष में अकेली रहती थी, जल्दी जल्दी खाना खाती थी, जैसे उसे जल्दी हो, जैसे वह कुछ छिपा रही हो। और फिर वह बैग था, वह हरा कैनवास बैग, जिसे वह हमेशा आते और जाते समय साथ रखती थी। विक्रम ने उसे कई बार उसे लेकर जाते हुए देखा था। वह बड़ा था, फूला हुआ था, जैसे उसके अंदर कुछ भारी हो, और इसने उसका ध्यान खींचा था। बुरे तरीके से नहीं, बल्कि सच्ची जिज्ञासा से। वह उसमें क्या रखती थी? वह उसे हर दिन क्यों ले जाती थी? वह हमेशा पिछले दरवाजे से बाहर क्यों निकलती थी, मुख्य निकास का उपयोग करने के बजाय? सभी की तरह विक्रम ने कलम डेस्क पर रखी और घड़ी देखी। शाम के 5:40 बज रहे थे। अंजलि को अब तक निकल जाना चाहिए था। वह उठा और खिड़की की ओर चला। वहां से वह सड़क का कुछ हिस्सा देख सकता था। उसने कई कर्मचारियों को इमारत से बाहर निकलते देखा। कुछ अपनी कारों में जा रहे थे, कुछ मेट्रो की ओर चल रहे थे। और फिर उसने उसे देखा। अंजलि अपने कंधे पर बैग लटकाए तेजी से चल रही थी। उसने एक आवेगपूर्ण निर्णय लिया। वह जानना चाहता था, उसे जानना जरूरी था। उसने अपना कोट उठाया और ऑफिस से बाहर निकला। वह निजी लिफ्ट से नीचे गया और इमारत से एक साइड एंट्री से बाहर निकला। उसने दूरी बनाए रखी, लेकिन उसका पीछा करता रहा। अंजलि तेजी से चल रही थी, पीछे मुड़कर नहीं देखती थी, रुकती नहीं थी। उसे जल्दी में लग रहा था। वह मेट्रो स्टेशन पहुंची और नीचे उतर गई। विक्रम ने उसका पीछा किया। उसे मेट्रो स्टेशन में प्रवेश किए हुए सालों हो गए थे। आमतौर पर वह हेलीकॉप्टर या ड्राइवर वाली कार में चलता था, लेकिन आज उसे जानना था कि यह औरत अपनी कंपनी से निकलने के बाद क्या करती थी। वह टर्नस्टाइल से गुजरा और उसे एक साइड गलियारे की ओर चलते देखा। विक्रम थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर देखता रहा। अंजलि एक खंभे के पास रुक गई। उसने बैग जमीन पर रखा, एक छोटी चादर निकाली और उसे फैलाया। और फिर उसने एक एक करके रंगीन, हाथ से बने, सावधानी से बुने हुए स्कार्फ निकालना शुरू कर दिए। उसने उन्हें चादर पर ऐसे सजाया जैसे वे गहने हों, जैसे वे सबसे मूल्यवान चीज हों जो उसके पास थी, और शायद वे थे भी। विक्रम को अपने सीने में कुछ अजीब महसूस हुआ, एक गर्मी जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी, एक याद जो उसने सालों से नहीं देखी थी। उसकी दादी शांति देवी, वह स्कार्फ, टोपियां, स्वेटर बुनती थीं। बचपन में वह सब कुछ उसके लिए बनाती थी। वह घंटों अपनी रॉकिंग चेयर पर बैठी रहती थी, सुइयों को उस दक्षता से चलाती थी जो सिर्फ सालों की मेहनत से आती है। और विक्रम ने कभी उसका शुक्रिया नहीं किया, कभी उसे नहीं बताया कि यह कितना मायने रखता है, क्योंकि उसने सोचा था कि वह हमेशा रहेगी, कि हमेशा समय रहेगा। लेकिन एक दिन वह नहीं रही, और वह उसे कभी नहीं कह पाने के अपराध बोध के साथ रह गया कि वह उससे प्यार करता था, कि वह हर बुनाई को महत्व देता था, कि वे स्कार्फ कपड़ों से कहीं ज्यादा थे, वे बुना हुआ प्यार थे। अब उसने अंजलि को वहां मेट्रो के फर्श पर बैठे देखा, अपने स्कार्फ उन लोगों को बेचते हुए जो उसे देखे बिना, रुके बिना, परवाह किए बिना तेजी से गुजर रहे थे। और उसकी आंखों में एक दबाव महसूस हुआ, एक जलन जो उसने काफी समय से महसूस नहीं की थी। उसने अपना जबड़ा भींचा। मर्द रोते नहीं हैं, उसे यही सिखाया गया था। मर्द सहन करते हैं, मर्द मजबूत होते हैं। लेकिन उस पल विक्रम मजबूत महसूस नहीं कर रहा था, वह टूटा हुआ महसूस कर रहा था। उसने गहरी सांस ली, अपनी कोट की आस्तीन से अपनी आंखें पोंछीं, खुद को संभाला और उसकी ओर चला। अंजलि एक स्कार्फ को ठीक कर रही थी जब उसने जूते देखे, महंगे चमकदार जूते। उसने धीरे से नजर ऊपर उठाई और फिर उसे देखा। उसका बॉस विक्रम सिंह, शिखर होल्डिंग्स का मालिक, करोड़पति जो हेलीकॉप्टर में चलता था, मेट्रो में उसके सामने खड़ा था। अंजलि को लगा कि उसका दिल रुक गया है। इस स्कार्फ की क्या कीमत है? विक्रम ने शांत आवाज में पूछा। अंजलि को प्रतिक्रिया देने में देर लगी। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन कुछ नहीं निकला। उसने स्कार्फ देखे, विक्रम को देखा, फिर से स्कार्फ देखे। 150 रुपये, उसने अंत में कांपती आवाज में कहा। विक्रम ने सिर हिलाया, एक गहरे नीले रंग के स्कार्फ की ओर इशारा किया जिसमें ग्रे विवरण थे। मैं वह ले रहा हूं। अंजलि ने उसे कांपते हाथों से उठाया और उसे दे दिया। विक्रम ने अपना बटुआ निकाला और उसे 200 रुपये दिए। बाकी तुम रख लो। अंजलि ने उसे बिना समझे देखा। धन्यवाद, उसने मुश्किल से बुदबुदाया। विक्रम ने सिर हिलाया, मुड़ा और चला गया। अंजलि वहीं बैठी रही, 200 रुपये पकड़े हुए। जो अभी अभी हुआ था उस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी।
उसका बॉस मेट्रो में उसे स्कार्फ खरीद रहा था, इसका कोई मतलब नहीं था। अगले दिन अंजलि सामान्य से पहले काम पर पहुंची। वह ठीक से सो नहीं पाई थी। पूरी रात वह जो हुआ था, विक्रम की नजर, उसने उससे कैसे व्यवहार किया था, कैसे पहली बार उस कंपनी के किसी ने उसे देखा था, सच में देखा था, इसके बारे में सोचती रही। वह हमेशा की तरह पिछले दरवाजे से अंदर घुसी, अपना बैग लॉकर में रखा, वर्दी पहनी, सफाई ट्रॉली उठाई और 9वीं मंजिल पर चली गई। उसने हर दिन की तरह काम करना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। हर बार जब उसे गलियारे में कदमों की आवाज सुनाई देती थी, वह उसे देखने की उम्मीद में नजर ऊपर उठाती थी, उसके गुजरने की उम्मीद में। लेकिन वह नहीं गुजरा। विक्रम पूरे दिन नहीं दिखा और अंजलि को नहीं पता था कि उसे राहत महसूस करनी चाहिए या निराश। दोपहर 12:30 बजे वह विश्राम कक्ष में गई, अपना टिफिन निकाला, खाना शुरू किया और तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। उसने नजर ऊपर उठाई। यह 15वीं मंजिल की एक सचिव थी, अंजलि सोलिस। उसने पूछा। हाँ, अंजलि ने जल्दी से उठते हुए जवाब दिया। श्रीमान विक्रम, आपसे अपने ऑफिस में मिलना चाहते हैं। अंजलि का दिल उछल गया। अंजलि सीढ़ियों से ऊपर गई क्योंकि उसे कार्यकारी लिफ्ट का उपयोग करने की हिम्मत नहीं हुई। उसके हाथ पसीने से भीग रहे थे। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे अपने कानों में सुनाई दे रहा था। श्रीमान विक्रम उससे क्यों मिलना चाहते थे? क्या उसने कुछ गलत किया था? क्या उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा? शायद किसी ने उसे बताया था कि वह मेट्रो में बेचती थी। शायद वह वर्जित था। शायद 2 जगहों पर काम करना नौकरी से निकालने का कारण था। वह 15वीं मंजिल पर पहुंची, पूरी तरह हाँफ रही थी। वह कभी वहां नहीं गई थी। यह अन्य मंजिलों से अलग थी। सब कुछ ज्यादा सुरुचिपूर्ण, ज्यादा साफ, ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा था। जिस सचिव ने उसे बुलाया था, वह एक विशाल डेस्क के सामने उसका इंतजार कर रही थी। इधर से उसने बिना मुस्कुराए कहा। अंजलि एक गलियारे से एक गहरे रंग के लकड़ी के दरवाजे तक उसका पीछा करती रही। सचिव ने 2 बार खटखटाया। अंदर आ जाओ, विक्रम की आवाज अंदर से सुनाई दी। सचिव ने दरवाजा खोला और अंजलि को अंदर आने का इशारा किया। अंजलि धीरे से अंदर चली गई। दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। विक्रम अपने डेस्क के पीछे बैठा था। उसने कोट नहीं पहना था, सिर्फ सफेद कमीज जिसकी आस्तीन कोहनी तक मुड़ी हुई थी। जब वह अंदर आई तो उसने नजर ऊपर उठाई और उसे बैठने का इशारा किया। बैठो, कृपया। अंजलि कुर्सी के किनारे पर बैठ गई। उसके हाथ उसकी जांघों पर भींचे हुए थे। विक्रम ने उसे कुछ सेकंड तक चुपचाप देखा, फिर बोला, अंजलि, है ना? उसने सिर हिलाया। हाँ श्रीमान, मैं तुमसे 3 हफ्तों से बात करना चाहता था, लेकिन कभी सही समय नहीं मिला। विक्रम ने अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा। कल जब मैंने तुम्हें मेट्रो में देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं अब इस बातचीत को टाल नहीं सकता। अंजलि ने घूंट निगला। अब क्या होगा? उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मैं जानता हूं कि तुम यहां सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करती हो, विक्रम ने जारी रखा, और मैं यह भी जानता हूं कि काम के बाद तुम मेट्रो में स्कार्फ बेचती हो। अंजलि ने अपनी नजर नीचे कर ली। उसे महसूस हुआ कि शर्म से उसके गाल जल रहे हैं। मुझे माफ करना श्रीमान, अगर यह कोई समस्या है तो मैं कोई समस्या नहीं है, विक्रम ने दृढ़ता से बीच में टोक दिया। इसके विपरीत यह प्रभावशाली है। अंजलि ने हैरान होकर नजर ऊपर उठाई। माफ करना, जो स्कार्फ तुम बनाती हो वे अद्भुत हैं। यह दिखता है कि तुम उन्हें समय देती हो, कि तुम्हें उनकी परवाह है। अंजलि को नहीं पता था कि क्या कहना है। किसी ने उसे कभी ऐसा कुछ नहीं कहा था। धन्यवाद, उसने बुदबुदाया। तुम उन्हें कितने समय से बेच रही हो? 2 साल से, अंजलि ने जवाब दिया। पहले मैं ज्यादा बेचती थी, मेरे पास नियमित ग्राहक थे, लेकिन चीजें बदल गईं। लोग अब पहले जैसी खरीदारी नहीं करते, इसलिए मुझे यह नौकरी ढूंढनी पड़ी। विक्रम ने सिर हिलाया। और फिर भी तुम उन्हें बनाना जारी रखती हो? हाँ, अंजलि ने कहा। यह एकमात्र चीज है जो मुझे अच्छी तरह से आती है। विक्रम उसे देखता रहा। जिस तरह से वह बात करती थी उसमें कुछ था, कुछ ईमानदार, कुछ वास्तविक। तुम अन्य कर्मचारियों के साथ दोपहर का भोजन क्यों नहीं करती? उसने अचानक पूछा। अंजलि तनावग्रस्त हो गई। मुझे नहीं पता श्रीमान, मैं बस वहां फिट नहीं बैठती। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? क्योंकि मैं सफाई वाली हूं, अंजलि ने दृढ़ आवाज में कहा। उनके पास महत्वपूर्ण काम है, मैं सिर्फ वह साफ करती हूं जो वे गंदा करते हैं। हमारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। विक्रम ने अपनी भौहें सिकोड़ी। यह सच नहीं है, पूरे सम्मान के साथ। श्रीमान, आप नहीं जानते कि यह कैसा लगता है, अंजलि ने कहा, और पहली बार उसकी आवाज में कुछ गुस्सा था। मैं यहां 3 हफ्तों से काम कर रही हूं और किसी ने मेरा नाम नहीं पूछा, कोई मुझे बधाई नहीं देता,
कोई मुझे नहीं देखता, मैं अदृश्य हूं, और यह ठीक है, मुझे इसकी आदत हो गई है। लेकिन मुझसे ऐसे लोगों के साथ दोपहर का भोजन करने के लिए मत कहो जिन्हें यह भी नहीं पता कि मैं मौजूद हूं। एक लंबा सन्नाटा छा गया। विक्रम उसे एक ऐसे भाव से देख रहा था जिसे अंजलि समझ नहीं पाई। तुम सही हो, उसने अंत में कहा। मुझे नहीं पता कि यह कैसा लगता है, लेकिन मुझे पता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अंजलि ने जवाब नहीं दिया। कल जब मैंने तुम्हें मेट्रो में देखा तो मुझे किसी की याद आई, विक्रम ने धीमी आवाज में जारी रखा। मेरी दादी शांति देवी, वह बुनाई करती थीं। मेरे लिए स्कार्फ, टोपियां, स्वेटर सब कुछ बनाती थीं। वह घंटों बुनाई करती थीं और मैंने कभी उनका शुक्रिया नहीं किया, कभी उन्हें नहीं बताया कि मैं इसे कितना महत्व देता हूं। मैंने सोचा था कि वह हमेशा रहेंगी, लेकिन एक दिन वह चली गईं और मैं उन सभी बातों के साथ रह गया जो मैंने कभी उनसे नहीं कही। अंजलि को गले में गांठ महसूस हुई। जब मैंने तुम्हें वहां मेट्रो के फर्श पर बैठे अपने स्कार्फ बेचते देखा और लोग बिना देखे गुजर रहे थे। विक्रम ने एक विराम लिया। मुझे दर्द हुआ क्योंकि मैंने अपनी दादी को देखा। मैंने वह सारा प्रयास देखा जो तुम हर पीस में लगाती हो, और मुझे एहसास हुआ कि कोई इसकी कद्र नहीं करता जैसे मैंने अपनी दादी की कद्र नहीं की। श्रीमान, मैंने तुम्हें बुरा महसूस कराने के लिए नहीं बुलाया, विक्रम ने कहा। मैंने तुम्हें कुछ देने के लिए बुलाया है। अंजलि ने भ्रमित होकर उसे देखा। मुझे क्या देने के लिए? एक अलग नौकरी। अंजलि पलकें झपकाई। मैं समझ नहीं पा रही हूं। मैं चाहता हूं कि तुम फर्श साफ करना बंद कर दो, विक्रम ने कहा, और मैं चाहता हूं कि तुम वह करो जो तुम्हें सच में आता है, बुनाई। अंजलि का दिल उछल गया। क्या? मेरे पास एक विचार है, विक्रम आगे झुकते हुए बोला। इस कंपनी के कई कंपनियों के साथ समझौते हैं। हम महत्वपूर्ण ग्राहकों के लिए कॉरपोरेट उपहार बनाते हैं। आमतौर पर हम सामान्य चीजें खरीदते हैं, कलम, नोटबुक, वास्तविक मूल्य के बिना की चीजें। लेकिन क्या होगा अगर इसके बजाय हम कुछ हाथ से बना, कुछ अद्वितीय, कुछ इतिहास वाला उपहार दें? अंजलि उस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी जो वह सुन रही थी। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए हमारे ग्राहकों के लिए अनुकूलित स्कार्फ बनाते हुए काम करो, विक्रम ने जारी रखा। मैं तुम्हें प्रति पीस भुगतान करूंगा और तुम्हें काम करने के लिए इमारत में एक जगह दूंगा। तुम्हें अब मेट्रो में बेचना नहीं पड़ेगा, तुम्हें अब फर्श साफ नहीं करना पड़ेगा, तुम बस वही करोगी जो तुम्हें पसंद है। अंजलि को लगा कि उसकी आंखों में आंसू भर आए हैं। श्रीमान, मुझे नहीं पता क्या कहूं। हाँ कहो, विक्रम ने एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहा। हाँ कहो और हम कल से शुरू करते हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अंजलि ने कांपती आवाज में पूछा। आप मुझे जानते भी नहीं। मैं तुम्हें जितना तुम सोचती हो उससे ज्यादा जानता हूं, विक्रम ने जवाब दिया। मैं जानता हूं कि तुम हर दिन जल्दी आती हो। मैं जानता हूं कि तुम यह सुनिश्चित करने के लिए देर तक रहती हो कि सब कुछ साफ है। मैं जानता हूं कि तुम शिकायत नहीं करती। मैं जानता हूं कि तुम कड़ी मेहनत करती हो, और मैं जानता हूं कि तुम अदृश्य होने से बेहतर की हकदार हो। आंसू अंजलि के गालों पर लुढ़कने लगे। उसने उन्हें अपने हाथ के पिछले हिस्से से जल्दी से पोंछा। माफरा करना श्रीमान, माफी मत मांगो, विक्रम ने कहा। तो क्या तुम स्वीकार करती हो? अंजलि बिना बोले सिर हिलाया। उसने अंत में मुश्किल से कहा, हाँ, मैं स्वीकार करती हूं। विक्रम मुस्कुराया, अपनी कुर्सी से उठा और हाथ बढ़ाया। अंजलि भी उठ खड़ी हुई और उससे हाथ मिलाया। यह दृढ़, गर्म, वास्तविक था। तुम्हारे नए काम में तुम्हारा स्वागत है, अंजलि। वह आंसुओं के बीच मुस्कुराई। 3 हफ्तों में पहली बार किसी ने उसका नाम कहा था और यह ऐसा लगा जैसे इसका कोई मतलब हो। अंजलि विक्रम के ऑफिस से ऐसे निकली जैसे वह हवा में तैर रही हो। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि अभी अभी क्या हुआ था। एक नौकरी, एक वास्तविक नौकरी। जो उसे पसंद था वह करते हुए उसे उस दिन फिर से सफाई नहीं करनी पड़ी। विक्रम ने उसे बाकी दिन की छुट्टी लेने के लिए कहा कि वह कल अपनी नई पोस्ट पर शुरू करेगी। वह पहली मंजिल पर नीचे गई और सीधे बाथरूम में चली गई। उसने खुद को एक क्यूबिकल में बंद कर लिया और रोई। वह राहत, खुशी, अविश्वास से रोई। वह रोई क्योंकि अंत में किसी ने उसे देखा था। जब वह बाथरूम से निकली, उसने अपना चेहरा धोया और शीशे में देखा। वह अलग दिख रही थी, ज्यादा जिंदा, ज्यादा वास्तविक, ज्यादा। वह इमारत से मुख्य दरवाजे से बाहर निकली, पीछे वाले से नहीं। पहली बार वह वहां से निकली जहां से हर कोई निकलता था, और उसे अच्छा महसूस हुआ। उस रात जब वह घर पहुंची, उसकी मां सरला देवी बैठक में टेलीविजन देख रही थी। तुम जल्दी आ गई, उसकी मां ने बिना मुड़े कहा। मां, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, अंजलि उसके बगल में बैठते हुए बोली। उसकी मां ने टेलीविजन बंद किया और उसे देखा। क्या हुआ? सब ठीक है,
बल्कि ठीक से भी ज्यादा, अंजलि ने कहा। मेरी पोस्ट बदल गई है, उसकी मां ने भौहें सिकोड़ी। तुम्हारी पोस्ट बदल गई? कहां? मैं अब सफाई नहीं करूंगी, अंजलि ने एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा। मैं बुनाई करूंगी। मुझे कंपनी के लिए स्कार्फ बनाने के लिए भुगतान किया जाएगा। उसकी मां ने उसे बिना समझे देखा। कैसे? मालिक ने मुझे मेट्रो में बेचते देखा, अंजलि ने समझाया, और उन्होंने मुझे वही करने के लिए काम पर रखा जो मुझे पसंद है। उसकी मां कुछ सेकंड के लिए चुप रही, फिर उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। अरे मेरी बेटी, उसने उसे कसकर गले लगाते हुए कहा। मुझे पता था कि कुछ अच्छा होने वाला है। मुझे पता था कि कोई तुम्हारी प्रतिभा को देखेगा। अंजलि ने उसे वापस गले लगाया और काफी समय में पहली बार महसूस किया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन अंजलि सुबह 8 बजे इमारत पहुंची। उसने ग्रे वर्दी नहीं पहनी थी, उसने एक सफेद ब्लाउज और जीन्स पहनी थी। उसे अजीब, अलग महसूस हो रहा था, लेकिन अच्छा। वह 15वीं मंजिल पर चढ़ी। विक्रम की सचिव उसका इंतजार कर रही थी। शुभ प्रभात अंजलि, उसने मुस्कुराते हुए कहा। श्रीमान विक्रम एक मीटिंग में है, लेकिन उन्होंने मुझसे तुम्हें तुम्हारी नई जगह दिखाने के लिए कहा। अंजलि गलियारे से एक दरवाजे तक उसका पीछा करती रही। अंत में सचिव ने उसे खोला। यह एक छोटा सा ऑफिस था। इसमें एक डेस्क, एक आरामदायक कुर्सी, एक लैंप और एक खिड़की थी जिससे शहर दिखता था। तुम यहां काम करोगी? सचिव ने कहा। श्रीमान विक्रम ने कहा कि तुम इसे अपनी मर्जी से सजा सकती हो। अंजलि धीरे से अंदर चली गई। उसने डेस्क को छुआ, खिड़की से बाहर देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वास्तविक था। धन्यवाद, उसने कांपती आवाज में कहा। सचिव मुस्कुराई। टीम में तुम्हारा स्वागत है, और चली गई। अंजलि ऑफिस में अकेली रह गई। वह कुर्सी पर बैठ गई। उसने अपने हाथ डेस्क पर रखे और मुस्कुराई। अपनी जिंदगी में पहली बार उसके पास एक जगह थी, एक ऐसी जगह जहां वह मायने रखती थी, एक ऐसी जगह जहां उसे देखा जाता था। 3 दिन बाद विक्रम अंजलि के ऑफिस में आया। वह डेस्क के सामने बैठी थी जिसमें कई ऊन के गोले बिखरे हुए थे और एक नोटबुक जिसमें उसने कुछ डिजाइन बनाए थे। जब उसने उसे अंदर आते सुना तो उसने नजर ऊपर उठाई और जल्दी से खड़ी हो गई। श्रीमान विक्रम, उसने कहा। बैठो कृपया, विक्रम ने हाथ के इशारे से जवाब दिया। मैं बस ये देखने आया था कि तुम कैसी हो। अंजलि फिर से बैठ गई। उसे अभी तक इसकी आदत नहीं हुई थी, अपना खुद का ऑफिस होना, कंपनी के मालिक का आकर उससे पूछना कि वह कैसी है, ऐसे व्यक्ति की तरह व्यवहार किया जाना जो मायने रखता है। ठीक हूं, उसने जवाब दिया। मैं कुछ डिजाइन के स्केच बना रही थी। मैंने सोचा कि हम कॉरपोरेट रंगों में स्कार्फ बना सकते हैं, गहरे नीले और ग्रे जैसे कंपनी के रंग, या शायद ग्राहक के आधार पर कुछ ज्यादा तटस्थ। विक्रम पास आया और चित्रों को देखा। वे अच्छे, विस्तृत थे। यह दिखता था कि उसने हर तत्व पर सोचा था। मुझे पसंद है, उसने कहा। एक बनाने में तुम्हें कितना समय लगेगा? डिजाइन पर निर्भर करता है, अंजलि ने जवाब दिया। एक साधारण, शायद 4 घंटे। एक ज्यादा विस्तृत जटिल पैटर्न के साथ लगभग 6 या 7। विक्रम ने सिर हिलाया। उसने जल्दी से मानसिक गणना की। हमें महीने के अंत तक 20 चाहिए। हमारी एक महत्वपूर्ण ग्राहक के साथ मीटिंग है और मैं उनके कार्यकारी दल को कुछ खास उपहार देना चाहता हूं। अंजलि को अपने सीने में दबाव महसूस हुआ। 4 हफ्तों से भी कम समय में 20 स्कार्फ। यह संभव था, लेकिन उसे हर दिन बिना रुके काम करना होगा। मैं यह कर सकती हूं, उसने आत्मविश्वास से कहा। मैं नहीं चाहता कि तुम खुद पर दबाव डालो, विक्रम ने कहा। अगर तुम्हें ज्यादा समय चाहिए। नहीं, अंजलि ने बीच में टोक दिया। मैं यह कर सकती हूं, मुझ पर भरोसा रखो। विक्रम ने उसे सीधे आंखों में देखा। वहां दृढ़ संकल्प था, कुछ ऐसा जिसे वह पहचानता था क्योंकि उसके पास भी वह था। ठीक है, उसने कहा, मुझे तुम पर भरोसा है। वह मुड़कर बाहर निकलने लगा, लेकिन दरवाजे पर रुक गया। अंजलि, हाँ श्रीमान। अब तुम्हें मुझे श्रीमान विक्रम कहने की जरूरत नहीं है। विक्रम, ठीक है। अंजलि ने हैरान होकर पलकें झपकाईं। मुझे ऐसा करने में सहज महसूस नहीं होगा। क्यों नहीं? क्योंकि आप मेरे बॉस हैं और मैं भी एक इंसान हूं, विक्रम ने कहा। जैसे तुम हो। अंजलि को नहीं पता था कि क्या जवाब देना है। विक्रम थोड़ा मुस्कुराया और ऑफिस से बाहर चला गया। वह वहीं बैठी बंद दरवाजे को देखती रही। वह आदमी अजीब था। वह किसी ऐसे बॉस जैसा नहीं था जिसे उसने पहले कभी जाना था। वह चिल्लाता नहीं था, मांग नहीं करता था, लोगों को ऐसे नहीं मानता था जैसे वे बेकार हों। वह अलग था और यह उसे घबरा देता था। अगले दिनों अंजलि ने बिना रुके काम किया। वह जल्दी आती थी और देर तक रहती थी। वह पूरी एकाग्रता से बुनाई करती थी। हर बुनाई को परिपूर्ण होना था, हर स्कार्फ को बेदाग होना था।
वह विक्रम को निराश नहीं कर सकती थी। उसने उसके लिए जो कुछ भी किया था, उसके बाद नहीं। एक शाम जब वह बुनाई कर रही थी, उसने दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनी। उसने नजर ऊपर उठाई। यह फिर से विक्रम था। उसके हाथों में कॉफी के 2 कप थे। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? उसने पूछा। जरूर, अंजलि ने बुनाई को डेस्क पर रखते हुए कहा। विक्रम अंदर आया और उसे 1 कप बढ़ाया। मुझे लगा तुम्हें थोड़ा आराम चाहिए होगा। धन्यवाद, अंजलि ने कप लेते हुए कहा। उसकी महक अच्छी थी, ताजा बनी कॉफी। विक्रम डेस्क के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया, अपनी कॉफी का घूंट लिया और उन स्कार्फों को देखा जो पहले से ही तैयार थे और एक अस्थायी हैंगर पर लटके हुए थे। तुम तेजी से जा रही हो, उसने कहा। मैं 12 बना चुकी हूं, अंजलि ने जवाब दिया। 8 बचे हैं। तुम्हारे पास अभी भी 2 हफ्ते हैं। तुम्हें खुद को मारने की जरूरत नहीं है। मैं खुद को नहीं मार रही हूं, अंजलि ने जवाब दिया। मैं अपना काम कर रही हूं। विक्रम ने उसे जिज्ञासा से देखा। हमेशा से ऐसे ही रही हो? उसने पूछा। इतनी समर्पित? अंजलि ने जवाब देने से पहले कॉफी का घूंट लिया। मेरी मां ने मुझे सिखाया कि अगर तुम कुछ करने जा रही हो तो उसे अच्छी तरह से करो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या है। अगर वह करने लायक है तो उसे पूरी तरह से करने लायक है। अच्छी फिलॉसफी, विक्रम ने कहा। और आप? अंजलि ने खुद को रोकने से पहले पूछा। विक्रम ने अपनी भौहें उठाईं। मैं क्या आप हमेशा ऐसे ही रहे हैं? अंजलि ने पूछा। अपने कर्मचारियों के प्रति इतने चौकस? विक्रम मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में उदासी थी। हमेशा नहीं। एक समय था जब मुझे सिर्फ नंबरों की, मुनाफे की, विकास की परवाह थी। मैं लोगों को बोर्ड पर टुकड़ों की तरह मानता था, अदला बदली योग्य, बदलने लायक। उसने एक विराम लिया, कॉफी का एक और घूंट लिया। लेकिन फिर मेरी दादी की मृत्यु हो गई और मुझे एहसास हुआ कि मैंने सालों तक उस व्यक्ति को अनदेखा किया था जो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता था। मैं इस साम्राज्य को बनाने में इतना व्यस्त था कि मैं अपने आसपास के लोगों को देखना भूल गया था। जब वह चली गईं तो मैं एक विशाल खालीपन के साथ रह गया और मैंने समझा कि यह सब, उसने ऑफिस की ओर इशारा करते हुए एक इशारा किया, कुछ भी नहीं है अगर आपके पास इसे साझा करने के लिए कोई नहीं है। अंजलि को गले में गांठ महसूस हुई। उसने कभी किसी को ऐसे बात करते नहीं सुना था। इतना ईमानदार, इतना भेद्य। इसीलिए मैं बदल गया, विक्रम ने जारी रखा। मैंने अपने कर्मचारियों को जानना शुरू किया, उनके नाम सीखना शुरू किया, उनसे पूछना शुरू किया कि वे कैसे हैं। इसलिए नहीं कि यह व्यापार के लिए अच्छा था, बल्कि इसलिए कि यह सही था, क्योंकि दिन के अंत में हम सभी इंसान हैं, हम सभी देखे जाने के लायक हैं। एक सन्नाटा छा गया, असहज नहीं, बस सन्नाटा। अंजलि अपनी कॉफी के कप को देख रही थी। विक्रम खिड़की से बाहर देख रहा था। धन्यवाद, अंजलि ने अंत में कहा। क्यों? विक्रम ने पूछा। मुझे देखने के लिए। विक्रम ने उसे देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे वह पहचान नहीं पाई। तुम्हें उस काम के लिए मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है जो मुझे शुरुआत से ही करना चाहिए था। वह उठा और दरवाजे की ओर चला। अपनी कॉफी खत्म करो और ज्यादा देर तक काम मत करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। वह अंजलि के जवाब देने से पहले ही चला गया। वह वहीं बैठी रही, कप हाथों में लिए। अपने सीने में कुछ अजीब महसूस कर रही थी, कुछ गर्म, कुछ ऐसा जो उसने काफी समय से महसूस नहीं किया था। 1 हफ्ते बाद अंजलि ने आखिरी स्कार्फ खत्म किया। रात के 9 बज रहे थे। वह थकी हुई थी, लेकिन संतुष्ट थी। 20 स्कार्फ हैंगर पर लटके हुए थे, हर एक परिपूर्ण, हर एक अद्वितीय। वह उठी और उन्हें गर्व से देखा। उसने इसे पूरा कर लिया था। उसने अपना फोन निकाला और विक्रम को एक संदेश भेजा। मैंने 20 स्कार्फ खत्म कर दिए हैं, क्या वे मीटिंग के लिए तैयार हैं? जवाब 2 मिनट बाद आया। उत्कृष्ट काम, कल सुबह 10 बजे आना। मैं चाहता हूं कि तुम ग्राहक से मिलो। अंजलि ने संदेश 3 बार पढ़ा। ग्राहक से मिलना। उसे घबराहट महसूस हुई। वह कभी किसी व्यावसायिक मीटिंग में नहीं गई थी। उसे नहीं पता था कि कैसे व्यवहार करना है, क्या कहना है, क्या करना है। लेकिन विक्रम उस पर भरोसा करता था और वह उसे निराश नहीं कर सकती थी। अगले दिन अंजलि सुबह 9:30 बजे पहुंची। उसने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने थे, एक काली ब्लाउज और ड्रेस पैंट जो उसने एक सेकेंड हैंड दुकान से खरीदी थी। उसने अपने बाल सावधानी से संवारे थे, थोड़ा मेकअप लगाया था। वह पेशेवर दिखना चाहती थी। वह चाहती थी कि विक्रम को उसे चुनने पर गर्व महसूस हो। वह 15वीं मंजिल पर चढ़ी और सीधे मीटिंग रूम में चली गई। दरवाजा बंद था। उसे अंदर से आवाजें सुनाई दी। उसने गहरी सांस ली। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर आ जाओ, विक्रम की आवाज सुनाई दी। अंजलि अंदर चली गई। कमरा विशाल था। एक लंबी गहरे रंग की लकड़ी की मेज थी
जिसके चारों ओर चमड़े की कुर्सियां थीं। विक्रम एक छोर पर बैठा था। उसके बगल में महंगे सूट पहने 3 आदमी थे। जब वह अंदर आई तो सबने उसे देखा। अंजलि, विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ, मैं तुम्हें अपने ग्राहकों से मिलवाना चाहता हूं। अंजलि कांपते पैरों के साथ मेज की ओर चली। विक्रम ने एक एक करके आदमियों की ओर इशारा किया। ये उत्तर भारत उद्यम समूह के निदेशक हैं। अंजलि हमारी वस्त्र डिजाइनर है। उसने ये स्कार्फ बनाए हैं जो हम उन्हें उपहार में दे रहे हैं। आदमियों ने उसे जिज्ञासा से देखा। उनमें से एक ने हाथ बढ़ाया। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा अंजलि। उसने उससे हाथ मिलाया। मुझे भी। विक्रम ने एक इशारा किया और एक सहायक एक बड़ा डिब्बा लेकर अंदर आया। उसने उसे मेज पर रखा और उसे खोला। अंदर 20 स्कार्फ सावधानी से मोड़े हुए थे। हर एक रेशमी कागज में लिपटा हुआ था। आदमियों ने पास आकर देखा। उनमें से एक ने एक स्कार्फ निकाला और उसे फैलाया। यह प्रभावशाली है, उसने बुनाई की जांच करते हुए कहा। यह हाथ से बना है। हाँ श्रीमान, अंजलि ने जवाब दिया। हर एक को बनाने में मुझे 5 से 6 घंटे लगे। आदमी ने उसे हैरान होकर देखा। क्या तुमने ये सब अकेले बनाए? हाँ, सभी। तीनों आदमियों ने एक दूसरे को देखा। फिर उन्होंने विक्रम को देखा। यह वही है जो हम ढूंढ रहे थे, उनमें से एक ने कहा। कुछ अद्वितीय, कुछ वास्तविक मूल्य वाला। वे सामान्य कॉरपोरेट बकवास नहीं जो हर कोई उपहार में देता है। विक्रम मुस्कुराया। मुझे खुशी है कि आपको यह पसंद आया। जिस आदमी के हाथ में स्कार्फ था उसने अंजलि को देखा। क्या आप बाहरी ऑर्डर स्वीकार करती हैं? उसने पूछा। अंजलि पलकें झपकाईं। माफ करना, दिसंबर में हमारी साल के अंत की डिनर पार्टी है। हम अपने कर्मचारियों को कुछ खास उपहार देना चाहते हैं। क्या आप उस तारीख तक 100 स्कार्फ बना सकती हैं? अंजलि को लगा कि उसकी सांस रुक गई है। 100 स्कार्फ, यह बहुत बड़ा था। उसने विक्रम को देखा। वह उसे शांत भाव से देख रहा था, इंतजार कर रहा था, भरोसा कर रहा था कि वह अपना खुद का फैसला लेगी। हाँ, अंजलि ने दृढ़ आवाज में कहा, मैं यह कर सकती हूं। 1 घंटे बाद आदमी चले गए। अंजलि मीटिंग रूम में स्कार्फ को वापस डिब्बे में रखने में मदद करती रही। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। 100 स्कार्फ। उसने 100 स्कार्फ बनाने के लिए हां कर दी थी। वह क्या सोच रही थी? जब सहायक कमरे से बाहर निकला तो विक्रम पास आया। क्या तुम घबराई हुई हो? उसने कहा। यह कोई सवाल नहीं था, यह एक पुष्टि थी। अंजलि ने अपने हाथों में लिए स्कार्फ को मोड़ना बंद किया और थोड़ा देखा। मानती हूं, उसने स्वीकार किया। यह सामान्य है, विक्रम ने कहा। तुमने अभी अभी अपना पहला बड़ा ग्राहक हासिल किया है। अंजलि ने सिर हिलाया, लेकिन कुछ नहीं कहा। विक्रम एक कुर्सी पर बैठ गया और उसे भी बैठने का इशारा किया। उसने आज्ञा मानी। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, विक्रम ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तुम्हें यह अकेले करने की जरूरत नहीं है। अंजलि ने भौहें सिकोड़ी। आपका क्या मतलब है? 100 स्कार्फ, विक्रम ने जवाब दिया। यह एक बड़ा ऑर्डर है, एक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा। हम किसी को काम पर रख सकते हैं जो तुम्हारी मदद करे या जरूरत पड़ने पर कई लोगों को। अंजलि को अपने सीने में कुछ अजीब महसूस हुआ, राहत और चोट खाए गर्व का मिश्रण। मुझे मदद की जरूरत नहीं है, उसने जल्दी से कहा। मैं इसे अकेले कर सकती हूं। विक्रम ने उसे कुछ सेकंड तक चुपचाप देखा। मैं जानता हूं कि तुम कर सकती हो, उसने अंत में कहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें करना चाहिए। अंजलि ने अपनी नजर नीचे कर ली। वह जानती थी कि वह सही था। 3 महीनों में 100 स्कार्फ संभव था, लेकिन इसका मतलब था दिन रात बिना आराम के, बिना जिंदगी के, बुनाई के अलावा कुछ भी नहीं करना। इसके बारे में सोचो, विक्रम ने उठते हुए कहा। अगर तुम्हारा मन बदलता है तो बस मुझे बता देना। अंजलि के जवाब देने से पहले ही वह कमरे से बाहर चला गया। उस रात अंजलि सामान्य से देर से घर पहुंची। उसकी मां सरला देवी रसोई में रात का खाना बना रही थी। कैसा रहा मेरी बेटी? उसने बिना मुड़े पूछा। अच्छा, अंजलि ने अपना बैग मेज पर रखते हुए जवाब दिया। मुझे एक नया ग्राहक मिला है। उसकी मां एक बड़ी मुस्कान के साथ मुड़ी। सच में? बताओ। अंजलि ने उसे सब कुछ बताया। मीटिंग, व्यापारी, 100 स्कार्फ का ऑर्डर। उसकी मां ने उसे आंखों में चमक के साथ सुना। ओह मेरी बेटी, यह अद्भुत है, उसने उसे गले लगाते हुए कहा। मुझे पता था कि तुम सफल होगी। अंजलि ने उसे वापस गले लगाया, लेकिन उसे उतनी उत्तेजित महसूस नहीं हो रही थी जितनी होनी चाहिए थी। उसकी मां उससे अलग हुई और उसे ध्यान से देखा। क्या हुआ? तुम खुश क्यों नहीं दिख रही हो? अंजलि ने आह भरी। वे बहुत ज्यादा हैं मां, 100 स्कार्फ। मुझे नहीं पता कि क्या मैं उन्हें समय पर बना पाऊंगी। जरूर तुम कर सकती हो, उसकी मां ने दृढ़ता से कहा।
तुम हमेशा वह सब कुछ कर पाई हो जो तुमने ठान लिया है। मुझे पता है, लेकिन अंजलि ने एक विराम लिया। विक्रम ने मुझे किसी को काम पर रखने की पेशकश की जो मेरी मदद करे, और मैंने उसे मना कर दिया। उसकी मां ने भौहें सिकोड़ी। तुमने उसे मना क्यों कर दिया? क्योंकि मैं इसे अकेले करना चाहती हूं, अंजलि ने जवाब दिया। मैं दिखाना चाहती हूं कि मैं कर सकती हूं। किसको दिखाना चाहती हो? उसकी मां ने पूछा। उसे या खुद को? अंजलि को नहीं पता था कि क्या जवाब देना है। उसकी मां रसोई की एक कुर्सी पर बैठ गई और उसे भी बैठने का इशारा किया। मेरी बेटी, मेरी बात ध्यान से सुनो, उसने नरम आवाज में कहा। तुम्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। तुमने पहले ही साबित कर दिया है कि तुम अपने काम में अच्छी हो। इसीलिए उस आदमी ने तुम्हें नौकरी दी, इसीलिए उन व्यापारियों ने तुम्हें ऑर्डर दिया। लेकिन अगर तुम सिर्फ कुछ साबित करने के लिए सब कुछ अकेले करने की कोशिश करती रहोगी तो तुम थक जाओगी, और यह किसी के लिए अच्छा नहीं है। अंजलि को लगा कि उसकी आंखों में आंसू भर आए हैं। मुझे डर लगता है मां। किसका डर? कि अगर कोई और मेरी मदद करेगा तो यह मेरा नहीं रहेगा। अंजलि ने कहा कि मैं नियंत्रण खो दूंगी, कि वे मेरे काम को महत्व देना बंद कर देंगे क्योंकि मैंने इसे अकेले नहीं किया। उसकी मां ने उसका हाथ पकड़ा। मेरी बेटी, तुम्हारे काम का मूल्य इस बात में नहीं है कि तुम इसे अकेले करती हो, यह गुणवत्ता में है, उस सावधानी में है जो तुम इसमें डालती हो, उस प्यार में है जो तुम हर बुनाई में बुनती हो। यह मदद मिलने पर भी नहीं बदलता। अंजलि ने अपने हाथ के पिछले हिस्से से आंसू पोंछे। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे मदद स्वीकार करनी चाहिए? मुझे लगता है कि तुम्हें वह करना चाहिए जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है, उसकी मां ने जवाब दिया। वह नहीं जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें किसी को प्रभावित करने के लिए करना चाहिए। अगले दिन अंजलि जल्दी ऑफिस पहुंची, 15वीं मंजिल पर चढ़ी और सीधे विक्रम को खोजने चली गई। सचिव ने उसे बताया कि वह अपने ऑफिस में है। अंजलि ने दरवाजा खटखटाया। अंदर आ जाओ, विक्रम ने अंदर से कहा। अंजलि अंदर चली गई। विक्रम कुछ दस्तावेजों की जांच कर रहा था, लेकिन उसे देखकर उसने उन्हें एक तरफ रख दिया। शुभ प्रभात, उसने कहा। सब ठीक है? हाँ, अंजलि ने जवाब दिया। मैं बस आपसे यह कहना चाहती थी कि मैंने कल आपकी बात पर विचार किया। विक्रम अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। और मुझे लगता है कि आप सही हैं, अंजलि ने कहा। मुझे मदद की जरूरत है। मैं 3 महीनों में 100 स्कार्फ अकेले नहीं बना सकती। नहीं, अगर मैं चाहती हूं कि वे अच्छे बने। विक्रम मुस्कुराया। मुझे खुशी है कि तुम इस निष्कर्ष पर पहुंची। अंजलि ने सिर हिलाया। लेकिन मेरी एक शर्त है। विक्रम ने अपनी भौहें उठाईं। क्या? मैं उन लोगों को चुनना चाहती हूं जो मेरी मदद करेंगे, अंजलि ने कहा। और मैं उन्हें खुद प्रशिक्षित करना चाहती हूं। मैं यह सुनिश्चित करना चाहती हूं कि वे समझें कि मैं कैसे काम करती हूं, कि वे प्रक्रिया का सम्मान करें, कि हर स्कार्फ। विक्रम ने धीरे धीरे सिर हिलाया। मुझे यह उचित लगता है। तुम्हें कितने लोगों की जरूरत है? अंजलि ने जल्दी से मानसिक गणना की। 3, उसने जवाब दिया। 3 और लोगों के साथ हम गुणवत्ता से समझौता किए बिना समय पर खत्म कर सकते हैं। ठीक है, विक्रम ने कहा। आज ही रिक्ति प्रकाशित करो। जिसे तुम चाहो उसका साक्षात्कार लो, और जब तुम 3 लोगों को चुन लो तो मुझे बता देना, ताकि मानव संसाधन विभाग उन्हें काम पर रख सके। अंजलि को बहुत राहत महसूस हुई। धन्यवाद। मुझे धन्यवाद मत दो, विक्रम ने कहा। तुम वह हो जो काम करने जा रही हो। मैं बस चीजों को आसान बना रहा हूं। 1 हफ्ते बाद अंजलि ने 15 औरतों का साक्षात्कार लिया था। सभी बुनाई जानती थीं, कुछ दूसरों से बेहतर। लेकिन अंजलि सिर्फ तकनीकी कौशल नहीं ढूंढ रही थी, वह कुछ और ढूंढ रही थी। वह जुनून ढूंढ रही थी, वह सावधानी ढूंढ रही थी, वह किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रही थी जो समझता हो कि जो वे कर रही थीं वह सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक कला थी। अंत में उसने 3 को चुना। पहली का नाम सावित्री था। वह 52 साल की थी। उसने अपनी मां से बुनाई करना सीखा था जब वह छोटी थी। वह कहती थी कि बुनाई करना उसका ध्यान करने का तरीका था, अराजकता के बीच शांति खोजने का। दूसरी का नाम गीता था। वह 38 साल की थी। उसने 5 साल पहले बुनाई शुरू की थी, जब उसने एक फैक्ट्री में अपनी नौकरी खो दी थी। उसे पैसे की जरूरत थी और किसी ने उसे स्कार्फ बेचने का सुझाव दिया था। उसने पाया कि उसे यह पसंद आया, कि वह इसमें अच्छी थी, कि वह अपने हाथों से कुछ सुंदर बना सकती थी। तीसरी का नाम प्रिया था। वह 24 साल की थी। वह सबसे छोटी थी। उसने इंटरनेट पर वीडियो देखकर बुनाई करना सीखा था। उसके पास अन्य 2 का अनुभव नहीं था, लेकिन उसके पास कुछ ऐसा था जिसे अंजलि ने तुरंत पहचान लिया। भूख, सीखने की इच्छा, बढ़ने की इच्छा, कोई बनने की इच्छा। तीनों ने अगले दिन काम करना शुरू कर दिया। अंजलि ने अपनी ऑफिस में हर एक को एक डेस्क दिया। यह एक छोटी सी जगह थी, लेकिन काम करती थी। उसने उन्हें अपनी तकनीकें, अपने पैटर्न,
अपनी युक्तियां सिखाईं। उसने उन्हें दिखाया कि सही बुनाई कैसे करनी है, सही रंग कैसे चुनने हैं, धागे का तनाव समान कैसे रखना है, और तीनों ने तेजी से सीखा। विक्रम समय समय पर ऑफिस से गुजरता था, हमेशा किसी बहाने से, कि अगर उन्हें ज्यादा सामग्री की जरूरत है, कि अगर तापमान ठीक है, कि अगर वे कॉफी चाहती हैं। लेकिन अंजलि जानती थी कि वह बस यह देखना चाहता था कि वे कैसे जा रही थीं, और उसे यह पसंद आया। उसे पसंद आया कि उसे परवाह थी। एक शाम विक्रम अंदर आया और चारों औरतों को चुपचाप बुनाई करते हुए पाया, हर एक अपने काम में केंद्रित, हर एक सुइयों की ताल में खोई हुई। वह दरवाजे पर खड़ा बस देखता रहा। अंजलि ने नजर ऊपर उठाई और उसे देखा। आपको कुछ चाहिए श्रीमान विक्रम? विक्रम ने सिर हिलाया। मैं बस यह देखना चाहता था कि तुम कैसी हो। हम अच्छी जा रही हैं, अंजलि ने जवाब दिया। हमने 32 स्कार्फ खत्म कर दिए हैं, 68 बचे हैं और हमारे पास अभी भी 2.5 महीने हैं। विक्रम ने सिर हिलाया। वे अच्छे दिख रहे थे, एक वास्तविक टीम की तरह, पेशेवर। मुझे खुशी है, उसने कहा। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताना। वह चला गया। सावित्री ने बुनाई करना बंद कर दिया और मुस्कुराते हुए अंजलि को देखा। वह आदमी तुम्हें अलग तरह से देखता है, उसने कहा। अंजलि को लगा कि उसके गाल गर्म हो रहे हैं। बकवास मत करो सावित्री, यह बकवास नहीं है। गीता ने अपनी बुनाई से नजरें हटाए बिना बीच में कहा। यह स्पष्ट है कि वह तुम्हें पसंद करता है। अंजलि के हाथ से एक सुई गिर गई। क्या? प्रिया हंसी। यह सच है, जब भी वह यहां आता है वह तुम्हें ऐसे देखता है जैसे तुम ही कमरे में एकमात्र चीज हो। अंजलि ने सिर हिलाया। तुम पागल हो। श्रीमान विक्रम मेरे बॉस हैं, बस। सावित्री, गीता और प्रिया ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराई, लेकिन कुछ और नहीं कहा। अंजलि ने अपनी बुनाई पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन वह अब नहीं कर सकती थी। औरतों की बातें उसके सिर में घूम रही थीं। विक्रम तुम्हें अलग तरह से देखता है, यह सच था। उसने देखा था कि वह उसे कैसे देखता था। वे बात करते समय कैसे जरूरत से ज्यादा समय तक रुकता था। वह हमेशा अपने ऑफिस से गुजरने का कोई ना कोई कारण कैसे ढूंढता था, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था, है ना? उसने अपना सिर हिलाया। वह इसके बारे में नहीं सोच सकती थी। उसे काम करना था, 68 स्कार्फ खत्म करने थे। उसके पास अपने बॉस के बारे में बेतुके विचारों से विचलित होने का समय नहीं था। 2 और हफ्ते बीत गए। अंजलि की टीम एक अच्छी तरह से तेल वाली मशीन की तरह काम कर रही थी। सावित्री सबसे तेज थी। उसके हाथ अविश्वसनीय गति से चलते थे, गुणवत्ता से समझौता किए बिना। गीता सबसे ज्यादा विस्तृत थी। वह जारी रखने से पहले हर बुनाई को 2 बार जांचती थी। प्रिया सबसे ज्यादा रचनात्मक थी। वह हमेशा पैटर्न में छोटे छोटे बदलाव सुझाती थी, जिससे हर स्कार्फ अद्वितीय बनता था। अंजलि सब कुछ समन्वित करती थी। वह सुनिश्चित करती थी कि हर पीस मानक को बनाए रखे, कि रंग सुसंगत हो, कि माप सटीक हो, और यह काम करता था। उन्होंने 53 स्कार्फ खत्म कर दिए थे। वे निर्धारित समय से आगे चल रहे थे। एक शुक्रवार की दोपहर विक्रम एक अलग, ज्यादा गंभीर भाव के साथ ऑफिस में आया। अंजलि ने अपने हाथों में लिए बुनाई से नजर ऊपर उठाई। क्या कुछ हुआ है? उसने पूछा। विक्रम ने अन्य 3 औरतों को देखा। क्या आप हमें एक पल दे सकती हैं? उसने पूछा। सावित्री, गीता और प्रिया ने एक दूसरे को देखा, अपनी बुनाई छोड़ी और ऑफिस से बाहर निकल गईं। जब दरवाजा बंद हुआ तो विक्रम अंजलि के डेस्क के सामने बैठ गया। मुझे तुमसे एक एहसान मांगना है, उसने कहा। अंजलि ने बुनाई को एक तरफ रख दिया। जरूर, बताओ। विक्रम ने गहरी सांस ली। 2 हफ्ते में मेरी दादी की पुण्यतिथि है। अंजलि को लगा कि उसका दिल सिकुड़ गया है। मुझे माफ करना, उसने धीमी आवाज में कहा। विक्रम ने सिर हिलाया। हर साल उस दिन मैं समाधि स्थल जाता हूं। मैं फूल ले जाता हूं। मैं वहां थोड़ी देर रुकता हूं, लेकिन इस साल मैं कुछ और ले जाना चाहता हूं। उसने एक विराम लिया। मैं एक स्कार्फ ले जाना चाहता हूं, एक खास स्कार्फ। अंजलि ने उसे पूरी तरह से समझे बिना देखा। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी दादी के लिए एक स्कार्फ बनाऊं? विक्रम ने सिर हिलाया। मैं जानता हूं कि यह अजीब लगता है। वह अब नहीं है, वह इसे पहन नहीं सकती, लेकिन उसकी आवाज हल्की सी लड़खड़ा गई। मुझे यह करना है। मुझे कुछ ऐसा ले जाना है जो किसी और के हाथों से बना हो, जैसे वह मेरे लिए बनाती थी। अंजलि को लगा कि उसकी आंखों में आंसू भर आए हैं। यह अजीब नहीं लगता, उसने कहा। यह सुंदर लगता है। विक्रम ने राहत से उसे देखा। तो तुम इसे करोगी? अंजलि ने सिर हिलाया। जरूर। विक्रम मुस्कुराया। यह एक उदास मुस्कान थी, लेकिन वास्तविक। धन्यवाद अंजलि। क्या और कुछ? अंजलि ने कहा। विक्रम ने अपनी भौहें उठाईं। क्या? मैं चाहूंगी कि आप मुझे उनके बारे में और बताएं, अंजलि ने कहा। अपनी दादी के बारे में।
ताकि मैं कुछ ऐसा बना सकूं जो सच में उनका प्रतिनिधित्व करे, कुछ ऐसा जो आपको पता हो कि उन्हें पसंद आता। विक्रम कुछ देर चुप रहा, फिर बात करने लगा। उनका नाम शांति था। उसने कहा, मेरे परिवार में दुर्गा देवी के बाद दूसरी सबसे पूजनीय। वह एक छोटी सी औरत थी, मुश्किल से 150 सेमी की, लेकिन उनकी उपस्थिति बहुत विशाल थी। जब वह किसी कमरे में आती थीं, तो सब उन्हें देखने लगते थे। इसलिए नहीं कि वह जोरदार थीं, बल्कि इसीलिए कि वह कुछ विकीर्ण करती थीं। शायद शांति या प्यार, मुझे नहीं पता। मैं बस इतना जानता हूं कि जब आप उनके पास होते थे तो आप सुरक्षित महसूस करते थे। अंजलि चुपचाप सुन रही थी। उन्होंने मेरी बहन को बुनाई करना सिखाया था, विक्रम ने जारी रखा। उन्होंने मुझे भी सिखाने की कोशिश की, लेकिन मैं बहुत अधीर था। वह कहती थीं कि मेरे हाथ बहुत खुरदुरे हैं, कि मुझे ज्यादा नरम, ज्यादा सावधान रहना सीखना होगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सीखा। मैं बहुत व्यस्त था, महत्वपूर्ण बनना चाहता था, कुछ बड़ा बनाना चाहता था, और वह बस अपनी उस मुस्कान के साथ मुझे देखती थीं और कहती थीं कि यह ठीक है, कि हर किसी का अपना रास्ता होता है, कि वह वैसे भी मुझ पर गर्व करती थीं। विक्रम ने अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपनी आंखें पोंछीं। माफ करना, उसने कहा। माफी मत मांगो, अंजलि ने कहा। रोना ठीक है, मर्द रोते नहीं हैं, विक्रम ने कड़वी हंसी के साथ कहा। मुझे यही सिखाया गया था। यह बकवास है, अंजलि ने दृढ़ता से जवाब दिया। हर कोई रोता है, और यह ठीक है। विक्रम ने हैरान होकर उसे देखा, फिर मुस्कुराया। तुम सही हो। अंजलि ने अपनी नोटबुक निकाली और चित्र बनाना शुरू कर दिया। आपकी दादी को किस रंग के कपड़े पहनना पसंद था? उसने पूछा। विक्रम ने थोड़ी देर सोचा। बैंगनी, उसने जवाब दिया। वह हमेशा कुछ बैंगनी पहनती थीं। वह कहती थीं कि यह रॉयल्टी का रंग है और वह मेरी रानी थीं। अंजलि चित्र बनाते हुए मुस्कुराई। क्या उन्हें साधारण या विस्तृत डिजाइन पसंद थे? साधारण, विक्रम ने कहा। वह कहती थीं कि सुंदरता सादगी में है, कि किसी चीज को मूल्यवान बनाने के लिए आपको 1000 अलंकरणों की जरूरत नहीं होती। अंजलि ने सिर हिलाया और चित्र बनाना जारी रखा। विक्रम उसे चुपचाप देखता रहा। जिस तरह से वह केंद्रित थी, जिस तरह से वह सोचते समय अपने निचले होंठ को हल्के से काटती थी, जिस तरह से उसकी उंगलियां आत्मविश्वास से कागज पर चलती थीं, उसमें कुछ सम्मोहक था। तैयार है, अंजलि ने कुछ मिनटों बाद कहा और उसे चित्र दिखाया। यह बैंगनी रंगों का एक स्कार्फ था, जिसमें नाजुक चोटियों का पैटर्न था जो पूरे में चलता था। एक कोने में अक्षर SD बुने हुए थे। विक्रम ने चित्र देखा और महसूस किया कि उसके सीने के अंदर कुछ टूट गया है। यह परिपूर्ण है, उसने भरी आवाज में कहा। यह बिल्कुल वही है जो वह चाहती। अंजलि मुस्कुराई। मैं इसे पूरी सावधानी से बनाऊंगी, मैं वादा करती हूं। अगले दिनों के दौरान अंजलि शांति देवी के स्कार्फ पर रात में काम करती थी, जब सावित्री, गीता और प्रिया चली जाती थीं। जब ऑफिस में सन्नाटा होता था और सिर्फ वह अकेली होती थी, वह हर बुनाई को सावधानी से चुनती थी, धागे की हर मोड़ को, हर विस्तार को। यह सिर्फ एक स्कार्फ नहीं था, यह एक श्रद्धांजलि थी। यह एक ऐसी औरत का सम्मान करने का तरीका था जिसे वह कभी नहीं मिली थी, लेकिन जिसने किसी ऐसे व्यक्ति पर इतनी गहरी छाप छोड़ी थी जिसे अब उसे परवाह थी। और हां, उसे विक्रम की परवाह थी जितनी उसे नहीं होनी चाहिए थी, जितनी विवेकपूर्ण नहीं थी। वह उसका बॉस था, वह एक करोड़पति था, वह उसकी पहुंच से पूरी तरह बाहर था। लेकिन जब वे बात करते थे तो वह यह सब भूल जाती थी, मतभेद भूल जाती थी, लेबल भूल जाती थी। वह सिर्फ एक आदमी को देखती थी, एक आदमी जिसने किसी ऐसे व्यक्ति को खो दिया था जिससे वह प्यार करता था, एक आदमी जो बेहतर बनने की कोशिश कर रहा था, एक आदमी जो उसे देखता था, सच में उसे देखता था। एक रात जब वह बुनाई कर रही थी, उसने ऑफिस का दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। उसने नजर ऊपर उठाई। यह विक्रम था। तुम इतनी देर तक यहां क्या कर रही हो? उसने पूछा। वही मैं तुमसे पूछ सकती हूं, अंजलि ने जवाब दिया। विक्रम मुस्कुराया। मेरी एक मीटिंग थी जो लंबी हो गई। मैंने तुम्हारे ऑफिस की रोशनी जलती देखी और क्विज वर्सी एस्ताबस बियन। मैं ठीक हूं, अंजलि ने कहा। बस स्कार्फ पर काम कर रही हूं। विक्रम पास आया। क्या मैं देख सकता हूं? अंजलि एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर सिर हिलाया। विक्रम उसके बगल में खड़ा हो गया और आधे बने स्कार्फ को देखा। बैंगनी रंग लैंप की रोशनी में धीरे से चमक रहा था। चोटियां एक सुंदर और सरल पैटर्न बना रही थीं। अक्षर SD कोने में अभी आकार लेना शुरू कर रहे थे। यह सुंदर है, विक्रम ने धीमी आवाज में कहा। अंजलि को लगा कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। धन्यवाद। विक्रम हिला नहीं, वह वहीं उसके बगल में खड़ा रहा, इतना पास कि अंजलि उसके शरीर की गर्मी महसूस कर सकती थी। वह उसकी कोलोन की गंध महसूस कर सकती थी।
वह उसकी सांस सुन सकती थी। अंजलि, विक्रम ने अचानक कहा। उसने नजर ऊपर उठाई। हाँ। विक्रम ने उसे सीधे आंखों में देखा। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे बताना चाहिए या नहीं। अंजलि को लगा कि उसका मुंह सूख गया है। क्या चीज? विक्रम ने गहरी सांस ली। कि मुझे तुम्हारी परवाह है, जितनी नहीं होनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा। अंजलि को लगा कि दुनिया रुक गई है। विक्रम बात करता रहा। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारा बॉस हूं। मैं जानता हूं कि यह अनुचित है। मैं जानता हूं कि मुझे यह तुम्हें नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं अब और नाटक नहीं कर सकता कि मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता। जब भी मैं तुम्हें देखता हूं, जब भी हम बात करते हैं, जब भी तुम मुस्कुराती हो, मुझे यहां कुछ महसूस होता है। उसने अपने सीने की ओर इशारा किया। कुछ ऐसा जो मैंने सालों से महसूस नहीं किया था। अंजलि सांस नहीं ले पा रही थी, सोच नहीं पा रही थी, उसे देखने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रही थी। विक्रम एक कदम पीछे हट गया। माफ करना, उसने कहा। मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए था। मैं जा रहा हूं। वह दरवाजे की ओर मुड़ा। विक्रम, अंजलि ने कहा। वह रुक गया। मुझे भी आपकी परवाह है, अंजलि ने कांपती आवाज में कहा। विक्रम धीरे धीरे मुड़ा। क्या? अंजलि खड़ी हो गई। मुझे आपकी परवाह है, उसने दोहराया। जितनी नहीं होनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा, जितनी विवेकपूर्ण नहीं है, लेकिन यह सच है। विक्रम उसकी ओर चला। अंजलि पीछे नहीं हटी। वह वहीं खड़ी उसे देखती रही। जब वह उसके सामने आया, विक्रम ने अपना हाथ उठाया और धीरे से उसके गाल को सहलाया। अंजलि ने स्पर्श पर अपनी आंखें बंद कर लीं। क्या यह ठीक है? विक्रम ने धीमी आवाज में पूछा। अंजलि ने अपनी आंखें खोलीं। मुझे नहीं पता, उसने ईमानदारी से जवाब दिया। लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं। विक्रम मुस्कुराया। मुझे भी नहीं। और उसने उसे चूमा। चुंबन नरम, सावधान था, जैसे विक्रम को उसे तोड़ने का डर हो। अंजलि को लगा कि उसकी टांगें कांप रही थीं। उसने अपने हाथ उठाए और उन्हें विक्रम के सीने पर रखा। वह उसका दिल उतनी ही तेजी से धड़कता हुआ महसूस कर सकती थी जितनी तेजी से उसका खुद का। जब वे अलग हुए तो दोनों हाँफ रहे थे। अंजलि ने उसे देखा। विक्रम उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह उसकी जिंदगी में सबसे मूल्यवान चीज थी। हम क्या करने वाले हैं? अंजलि ने पूछा। विक्रम ने उसके हाथ पकड़े। मुझे नहीं पता, उसने स्वीकार किया, लेकिन मैं कोशिश करना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि यह हमें कहां ले जाता है। भले ही यह जटिल हो, भले ही लोग बातें करें, भले ही हमें नहीं पता कि यह कैसे खत्म होगा। अंजलि ने सिर हिलाया। मैं भी कोशिश करना चाहती हूं। विक्रम मुस्कुराया और उसे फिर से चूमा। इस बार ज्यादा आत्मविश्वास के साथ, ज्यादा भूख के साथ। अंजलि ने उसे वापस चूमा, महसूस करते हुए कि उसके अंदर कुछ खुल रहा था, कुछ ऐसा जो लंबे समय से बंद था। जब वे अंत में अलग हुए, विक्रम ने उसे गले लगा लिया। अंजलि ने अपना सिर उसके सीने पर रखा। वह उसका दिल सुन सकती थी। वह उसकी सांस महसूस कर सकती थी। वह महसूस कर सकती थी कि वह सही जगह पर थी। भले ही यह जटिल हो, भले ही यह भ्रमित करने वाला हो, भले ही उसे नहीं पता था कि कल क्या होने वाला था। उस पल में, उस आलिंगन में सब कुछ समझ में आ रहा था। अगले दिन सब कुछ अलग महसूस हुआ। अंजलि हमेशा की तरह जल्दी ऑफिस पहुंची, लेकिन इस बार एक मुस्कान के साथ जिसे वह मिटा नहीं सकती थी। सावित्री ने सबसे पहले इसे देखा। कोई अच्छे मूड में है, उसने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा। अंजलि को लगा कि उसके गाल गर्म हो रहे हैं। मैं बस अच्छी तरह सोई, उसने जवाब दिया। गीता और प्रिया ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराईं, लेकिन कुछ नहीं कहा। अंजलि ने उनकी समझदारी के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। वह पिछली रात जो हुआ था उसके बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं थी। वह खुद भी अभी उसे प्रोसेस कर रही थी। चुंबन, आलिंगन, शब्द, सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। लेकिन जब विक्रम सुबह बीच में कॉफी के 2 कप लेकर ऑफिस में आया और उसे एक दिया, जबकि उनकी उंगलियां संक्षेप में छू गईं, तो उसे पता चला कि यह वास्तविक था। शुभ प्रभात, विक्रम ने उसे सीधे आंखों में देखते हुए कहा। शुभ प्रभात, अंजलि ने जवाब दिया, महसूस करते हुए कि उसका दिल उछल रहा था। सावित्री ने जानबूझकर खांसा। गीता धीरे से हंसी। प्रिया ने अपनी बुनाई में केंद्रित होने का नाटक किया। विक्रम ने तीनों औरतों को देखा। आप सभी को भी शुभ प्रभात, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तीनों ने एक साथ जवाब दिया। शुभ प्रभात, श्रीमान विक्रम। विक्रम ऑफिस से बाहर चला गया, लेकिन दरवाजा बंद करने से पहले उसने अंजलि को आखिरी नजर डाली। एक नजर जो सब कुछ कहती थी, जो वह जोर से नहीं कह सकता था। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, सावित्री ने अपनी बुनाई छोड़ दी। अब हमें सब कुछ बताओ, अंजलि ने सिर हिलाया। बताने के लिए कुछ नहीं है, झूठी, गीता ने कहा।
वह आदमी तुम्हें ऐसे देखता है जैसे तुम दुनिया की एकमात्र औरत हो और तुम भी उसे वैसे ही देखती हो। अंजलि ने आह भरी। ठीक है, हाँ, कुछ हुआ। तीनों औरतें खुशी से चिल्लाईं। अंजलि ने एक इशारे से उन्हें शांत किया। लेकिन यह हमारे बीच ही रहना चाहिए, कृपया। हम नहीं चाहते कि लोग बातें करना शुरू करें। तीनों ने सिर हिलाया। हमारा वादा है, सावित्री ने कहा। अंजलि ने उन्हें सब कुछ बताया। शांति देवी के लिए स्कार्फ, बातचीत, चुंबन, कोशिश करने का फैसला। जब उसने खत्म किया तो तीनों औरतें उसे चमकती आंखों से देख रही थीं। अरे मेरी बेटी, सावित्री ने एक आंसू पोंछते हुए कहा। यह मेरी जिंदगी की सबसे रोमांटिक बात है। अंजलि मुस्कुराई। हाँ, यह है। अगले दिन एक बादल में चलने जैसा था। अंजलि और विक्रम दिन के दौरान दिखावा करते रहे, पेशेवर, दूर, लेकिन वे क्षण चुराते थे। गलियारे में एक नजर, दस्तावेज पास करते समय हाथों का स्पर्श, जब कोई नहीं देखता था तो एक मिली भगत वाली मुस्कान। और रात में जब सब चले जाते थे, विक्रम अंजलि के ऑफिस में आता था। वे एक साथ बैठते थे, सब कुछ के बारे में बात करते थे, अपने सपनों, अपने डर, अपने परिवारों, जीवन के बारे में। और कभी कभी वे बात नहीं करते थे, बस वहीं बैठे रहते थे। वह अनाड़ी ढंग से बुनाई करता था, जबकि वह उसे सिखाती थी। वह उसकी असफल कोशिशों पर हंसती थी, वह भी हंसता था। उसे मूर्ख दिखने की परवाह नहीं थी, क्योंकि उसके साथ वह भेद्य हो सकता था, इंसान हो सकता था। वह उन मुखौटों के बिना खुद हो सकता था जो वह पूरे दिन पहनता था। एक हफ्ते बाद अंजलि ने शांति देवी का स्कार्फ खत्म किया। उसने उसे अपने डेस्क पर फैलाया और संतुष्टि से उसे देखा। यह परिपूर्ण था। बैंगनी रंग रोशनी में धीरे से चमक रहा था। चोटियां एक सुंदर पैटर्न बना रही थीं। अक्षर एसडी निचले कोने में सुनहरे धागे से बुने हुए थे। उसने उसकी एक तस्वीर ली और विक्रम को भेजी। यह तैयार है। जवाब कुछ ही सेकंड में आया। यह सुंदर है, धन्यवाद। कल वह दिन है, क्या तुम मेरे साथ आना चाहती हो? अंजलि ने संदेश 3 बार पढ़ा। उसके साथ समाधि स्थल जाना, उसकी दादी की कब्र देखना, यह कुछ अंतरंग था, कुछ महत्वपूर्ण। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, उसने जवाब दिया। अगले दिन अंजलि और विक्रम सुबह 7 बजे इमारत के सामने मिले। विक्रम चुपचाप समाधि स्थल तक गाड़ी चलाकर गया। अंजलि ने कुछ नहीं कहा, बस अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। विक्रम ने अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में फंसाईं और धीरे से दबाया। जब वे पहुंचे तो वे कब्रों के बीच से होकर एक सफेद संगमरमर की कब्र तक पहुंचे। यह शांति देवी, प्रिय महिला, प्यारी दादी, हमेशा हमारे दिलों में आराम करती हैं। विक्रम कब्र के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने फूल रखे जो वह लाया था, फिर बैग से स्कार्फ निकाला और सावधानी से उसे समाधि पत्थर पर फैला दिया। नमस्ते दादी, उसने भरी आवाज में कहा। मुझे पता है कि 5 साल हो गए हैं। मुझे पता है कि मैं हर साल माफी मांगने आया हूं। यह कहने आया हूं कि काश मैंने तुम्हारे साथ ज्यादा समय बिताया होता। काश मैंने तुम्हें बताया होता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। लेकिन यह साल अलग है। इस साल मैं सिर्फ माफी मांगने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें धन्यवाद देने आया हूं। उसने एक विराम लिया। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। मुझे सच्चा प्यार क्या है, यह सिखाने के लिए धन्यवाद। मुझे यह दिखाने के लिए धन्यवाद कि सबसे मूल्यवान चीजें वे नहीं हैं जिनकी कीमत पैसे से होती है, बल्कि वे हैं जो दिल से बनाई जाती हैं। मेरे लिए वे सभी स्कार्फ बनाने के लिए धन्यवाद, भले ही मैंने कभी तुम्हारा ठीक से शुक्रिया नहीं किया। और मुझे किसी ऐसे व्यक्ति को भेजने के लिए धन्यवाद जो मुझे तुम्हारी याद दिलाता है। कोई ऐसा जो उसी समर्पण के साथ, उसी प्यार के साथ बुनाई करता है। कोई ऐसा जो मुझे बेहतर बनना चाहता है। उसने आंसू पोंछे। अंजलि भी चुपचाप रो रही थी। विक्रम उठा और उसे देखा। वह पास आई और उसे गले लगा लिया। विक्रम ने उसे वापस गले लगाया और उसके कंधे पर रोया। वह सब रोया जो वह 5 सालों में नहीं रोया था। वह अपनी दादी के लिए रोया, वह खोए हुए समय के लिए रोया, वह उन सभी बातों के लिए रोया जो उसने नहीं कही। और अंजलि ने उसे संभाला, उसे रोने दिया, उसे सब कुछ बाहर निकालने दिया, क्योंकि वह जानती थी कि उसे इसकी जरूरत थी। जब वह अंततः शांत हुआ, विक्रम उससे अलग हुआ और उसे देखा। मेरे साथ आने के लिए धन्यवाद, मेरी दादी को यह उपहार देने के लिए धन्यवाद, अस्तित्व में आने के लिए धन्यवाद। अंजलि ने उसके गाल को सहलाया। आपको मुझे किसी भी चीज के लिए धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है। विक्रम ने उसे चूमा, एक चुंबन जो कृतज्ञता से भरा था, प्यार से भरा था। 2 हफ्ते बाद 100 स्कार्फ तैयार थे। अंजलि, सावित्री, गीता और प्रिया ने उन्हें सावधानी से पैक किया। उत्तर भारत उद्यम समूह के निदेशक उन्हें व्यक्तिगत रूप से लेने आए। वे प्रभावित हुए। यह अविश्वसनीय है, उनमें से एक ने कहा।
इसने हमारी सभी अपेक्षाओं को पार कर दिया। अंजलि मुस्कुराई। मुझे खुशी है कि आपको यह पसंद आया। आदमी ने एक लिफाफा निकाला। यह पूरा भुगतान है और उत्कृष्ट काम के लिए कुछ अतिरिक्त। अंजलि ने लिफाफा खोला। अंदर एक चेक था। राशि सहमत राशि से 2 गुनी थी। यह बहुत ज्यादा है, उसने कहा। यह नहीं है, आदमी ने जवाब दिया। तुम्हारे काम का यही मूल्य है और हम अगले साल के लिए एक और ऑर्डर देना चाहते हैं। 200 स्कार्फ। अंजलि को लगा कि उसकी सांस रुक गई है। 200? हाँ, आदमी ने कहा। और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो हम एक स्थायी व्यावसायिक संबंध स्थापित करना चाहते हैं। तुम्हारी कंपनी हमारे कॉरपोरेट उपहारों की आधिकारिक आपूर्तिकर्ता हो सकती है। अंजलि ने सावित्री, गीता और प्रिया को देखा। तीनों उसे खुशी से चमकती आंखों से देख रही थीं। फिर उसने विक्रम को देखा, जो ऑफिस के दरवाजे पर खड़ा सब कुछ मुस्कुराते हुए देख रहा था। हम स्वीकार करते हैं, अंजलि ने दृढ़ आवाज में कहा। उस रात अंजलि सामान्य से देर से घर पहुंची। उसकी मां सरला देवी बैठक में थी। मेरी बेटी, क्या हुआ? तुम अलग दिख रही हो। अंजलि मुस्कुराई। मां, मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है। वह उसके बगल में बैठ गई और उसे सब कुछ बताया। 200 स्कार्फ का ऑर्डर, स्थायी अनुबंध, चेक, और उसने उसे विक्रम के बारे में भी बताया। उसकी मां ने उसे चुपचाप सुना। जब अंजलि ने खत्म किया तो उसकी मां ने उसे कसकर गले लगाया। मुझे तुम पर बहुत गर्व है मेरी बेटी, बहुत गर्व है। न केवल काम के लिए, बल्कि खुद को खुश होने देने के लिए, खुद को प्यार प्राप्त करने देने के लिए। अंजलि ने उसे वापस गले लगाया। धन्यवाद मां, मुझ पर हमेशा विश्वास करने के लिए। उसकी मां उससे अलग हुई और उसे कोमलता से देखा। मुझे हमेशा पता था कि तुम बहुत आगे तक जाओगी। तुम्हें बस खुद पर विश्वास करना था। अंजलि आंसुओं के बीच मुस्कुराई। अब मैं विश्वास करती हूं। अगले दिन अंजलि बिना खटखटाए विक्रम के ऑफिस में घुस गई। उसने हैरान होकर नजर ऊपर उठाई। अंजलि, क्या पासा? अंजलि डेस्क की ओर चली। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। विक्रम खड़ा हो गया। क्या चीज? अंजलि ने गहरी सांस ली। अपनी पूरी जिंदगी में मुझे अदृश्य महसूस हुआ। मुझे लगा कि मैं मायने नहीं रखती, कि कोई मुझे नहीं देखता। लेकिन तुमने मुझे पहले दिन से देखा, जब कोई और नहीं देखता था। तुमने मुझे देखा, और इतना ही नहीं, तुमने मुझे महत्व दिया। तुमने मुझे एक अवसर दिया। तुमने मुझे एक जगह दी। तुमने मुझे उम्मीद दी। विक्रम उसकी ओर चला। अंजलि ने जारी रखा। मुझे नहीं पता कि हमारे साथ क्या होगा। मुझे नहीं पता कि यह काम करेगा या नहीं। मुझे नहीं पता कि लोग समझेंगे या नहीं, लेकिन मैं एक बात जानती हूं, मैं तुमसे प्यार करती हूं। विक्रम को लगा कि उसका दिल रुक गया है। क्या? मैं तुमसे प्यार करती हूं विक्रम, अंजलि ने दोहराया। और मुझे यह जानना जरूरी था कि तुम्हें पता हो। विक्रम ने उसके हाथ पकड़े। मैं भी तुमसे प्यार करता हूं अंजलि। जिस दिन मैंने तुम्हें मेट्रो में अपने स्कार्फ बेचते देखा था, जिस दिन से मैंने तुम्हारे काम के प्रति समर्पण देखा था, जिस दिन से तुमने मुझे यह महसूस कराया कि मैं रो सकता हूं, कि मैं भेद्य हो सकता हूं, कि मैं इंसान हो सकता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। मुझे कोई परवाह नहीं कि लोग क्या कहते हैं। मुझे तुम्हारे अलावा और किसी चीज की परवाह नहीं। उसने उसे चूमा। एक गहरा चुंबन, वादों से भरा, भविष्य से भरा। जब वे अलग हुए तो दोनों मुस्कुरा रहे थे। तो अब हम क्या करते हैं? अंजलि ने पूछा। विक्रम मुस्कुराया। अब हम एक साथ रहते हैं। 6 महीने बाद अंजलि का ऑफिस एक पूर्ण कार्यशाला बन गया था। अब सिर्फ वह, सावित्री, गीता और प्रिया नहीं थीं। अब 10 औरतें थीं। सभी बुनाई कर रही थीं, सभी बना रही थीं, सभी देखी जा रही थीं। अंजलि अदृश्य होना बंद हो गई थी। अब वह शिखर होल्डिंग्स के वस्त्र प्रभाग की निदेशक थी। उसके पास अपनी टीम थी, अपने ग्राहक थे, अपना भविष्य था, और उसके पास विक्रम था, जो उससे प्यार करता था, जो उसे सहारा देता था, जो उसे हर दिन ऐसे देखता था जैसे वह एक चमत्कार हो। एक दोपहर जब वह काम कर रही थी, विक्रम कार्यशाला में आया। अंजलि ने नजर ऊपर उठाई और मुस्कुराई। नमस्ते। नमस्ते, विक्रम ने जवाब दिया। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। अंजलि को लगा कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। विक्रम उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। अंजलि सोलिस, जिस दिन मैंने तुम्हें देखा था, मुझे पता था कि तुम खलास हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कितनी। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी जिंदगी बदल दोगी, कि तुम मुझे बेहतर बनना सिखाओगी, कि तुम मुझे सच्चा प्यार क्या है यह दिखाओगी। उसने डिब्बा खोला। अंदर सफेद सोने की एक सादी अंगूठी थी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आंसू अंजलि के गालों पर लुढ़क रहे थे। हाँ, उसने सिसकते हुए कहा। हाँ, मैं चाहती हूं। विक्रम ने उसकी उंगली में अंगूठी पहनाई और उसे चूमा।
पूरी कार्यशाला तालियों और खुशी की चीखों से गूंज उठी। सावित्री, गीता और प्रिया गले मिलकर रो रही थीं। अंजलि ने विक्रम को गले लगाया, महसूस करते हुए कि अंततः उसे दुनिया में अपनी जगह मिल गई थी। वह अब अदृश्य नहीं थी, वह अब सफाई वाली नहीं थी, वह अब कोई नहीं थी। वह अंजलि थी, वह औरत जो प्यार से बुनाई करती थी, वह औरत जिसे देखा गया था, वह औरत जिसने अपना घर ढूंढ लिया था। और जब विक्रम उसे अपनी बाहों में पकड़े हुए था, उसने कार्यशाला की खिड़की से बाहर देखा और मुस्कुराया, क्योंकि उसे पता था कि कभी कभी सबसे सुंदर कहानियां सबसे अप्रत्याशित जगहों पर शुरू होती हैं। एक मेट्रो में, एक स्कार्फ के साथ और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो तुम्हें देखता है जब कोई और नहीं देखता।